अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, मामला यह है कि सज़ाओं का सिलसिला अभी जारी है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर की जानिब से मज़ीद 2 मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सज़ाएँ सुनाई गई हैं, लेकिन यहाँ पर खबर यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब इन 2 मुकदमात में भी बरी हो गए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब अपने डिफेंस में जो सबूत दे रहे हैं वो दीगर लोग क्यों नहीं दे पा रहे हैं। ये मामला क्या है, इस पर बात करनी है। दूसरा मामला ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के जरताज गुल साहिबा के हवाले से आज के फैसले के बाद मामला ये बन रहा है कि सरेंडर करना ही पड़ेगा जिन लोगों को सजाएं हो गई हैं। तो ये मामला किस तरफ जाएगा, इस पर भी बात करनी है। बड़ी अहम मीटिंग हुई आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, यानी कि हुकूमत की बहुत अहम मीटिंग हुई है मरी में, और वो मीटिंग जो चेयर की है वो किया मियां नवाज शरीफ साहब ने। वज़ीर आज़म साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, वज़ीर आला पंजाब साहिबा भी वहाँ पर मौजूद थी, दीगर क़यादत भी वहाँ पर मौजूद थी, ख्वाजा आसिफ साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। तो ये मीटिंग बहुत अहम है। क्या ये पैगाम है या फिर इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब बाकायदा तौर पर अपनी सियासी एंट्री करने जा रहे हैं, या हुकूमत को कोई मुश्किलात दरपेश हैं, कोई चैलेंजेस का सामना है जिसकी वजह से ये हमें मुलाकात होती हुई नज़र आई है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला साहिबा मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए गए थे, तो उसके तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर ही ये मामला हो गया है। तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे, कुछ दीगर मामलात पे भी हम। राना साहब, सबसे पहले आज जो फैसले आए हैं, मज़ीद सज़ाएँ हुई हैं, कुछ नए नाम भी आए हैं जिनको सज़ाएँ हुई हैं, कुछ पुराने नाम ही हैं जिनको फिर से सज़ाएँ हो गई हैं। कुल सज़ा कर लें तो शायद 30, 40, 50 साल तक पहुंच चुकी हैं कुछ लोगों की। सबसे पहले तो ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब इन 2 मुकदमात में भी बरी हो गए हैं। कौन से ऐसे सबूत उनके पास हैं जो बाकियों के पास नहीं हैं, जो ये साबित नहीं कर पा रहे अपने डिफेंस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, मुझे हैरत होती है हमजा, जब आप एक सवाल करते हैं ना, जिनके पास सबूत हैं उनको रिहा कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशन ने सबूत दिया, वो माइक पे बोल रही हैं, कह रही हैं कि कोई अंदर ना जाए, कुछ शर्त पसंद हो सकते हैं, क्या उसे छोड़ दिया गया? मुझे बताए ना, क्या उन्हें छोड़ दिया गया? मैं तो वही कह रहा हूँ कि शाह साहब के पास ऐसा क्या है कि जो बाकी लोगों के पास नहीं है। बहुत से लोग, उन लोगों के पास क्या था जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और उनको किसी मुकदमे में रखा भी नहीं गया, उनके पास क्या था? उनको नदामत थी राना साहब, नदामत थी उनके पास। नदामत थी? हाँ। आप इसे नदामत कहते हैं या आप इसे ज़मीर फरोशी कहते हैं? चलें, ये तो अपने अपने अल्फाज हैं। नहीं, हम तो बात करेंगे ना, क्लियर बात करेंगे ना। अगर ये नदामत है तो फिर ऐसी नदामत उन्हीं को कबूल हो जिसने जुर्म किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हाँ। हमारा इस्लाम एक हुक्म देता है ना, जब इस्लाम जिस चीज़ का हुक्म देता, हमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हम किसी ऐसे मुल्क में नहीं रह रहे जहाँ पर कानून किसी और का चलता हो, तो फिर हमें उस सबको सजा मिलनी चाहिए। और ये जो आज फैसला आया है, जी जी, इसकी यही तवक्को थी, यही तवक्को थी कि यही फैसला आएगा, इसके अलावा और कोई फैसला नहीं आएगा। यही तवक्को थी भैया। ठीक, अब मुझे बताएं जी, शाह महमूद कुरैशी साहब इतनी देर से अंदर है, हाँ जी, उनकी इतनी देर की सजा का जुम्मेदार कौन है? इजाला कौन करेगा? जुम्मेदारी ना कौन है? क्या इसका मतलब है वो FIR झूठी थी? क्या वो एक इंतखाबी निशान बनाने के लिए उन्हें बनाया, उनके किया गया? तो ये चीज़ें हो सकती है ना। यहाँ फिर शाह महमूद कुरैशी साहब की सेटिंग हो गई है। अच्छा, ये बड़ा सवाल उठ रहा है, तो आपकी वैसे राय इसमें क्या है? मैंने लेनी है आपकी राय इसमें कि बड़े क्वेश्चन मार्क लगा दिया शाह साहब। बुरा ना बनाइएगा, मैं बहुत देर पहले कह चुका हूँ, एक मुलाकात हुई थी, एक लिबर्टी के पास कह चुका हूँ ना। हाँ जी, मैं तो कह चुका हूँ। बहुत से लोग तो बहुत बाद में कहते हैं, मैं तो कह चुका हूँ। और आपको आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में नजर आना शुरू हो जाएगा बहुत सी चीज़ों का। बात यह है कि एक बात मुझे पता है कि शाह महमूद कुरैशी बेगुनाह है, मुझे पता है यास्मीन राशिद बेगुनाह है, अच्छा, मुझे पता है और भी बहुत से लोग बेगुनाह हैं। लेकिन बात यह, जो गुनाहगार थे उनका मिलिट्री ट्रायल हो गया, ओके, बिल्कुल होना चाहिए था, सजाएं मिल गई, ठीक है। इमरान खान क्या कहता है कि जिसने जुर्म किया है उसको सजा दो। मुझे एक बात बता दें, जी जी, कहा गया कि तमाम लोगों के सबूत मौजूद हैं। सबूत क्या है? वो 2 पुलिस एहलकार, ये 3 पुलिस एहलकार, ये हैं, इसके अलावा तो कोई नहीं है ना।
ठीक। क्या किसी घर की, जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, इमरान खान के घर की सीसीटीवी फुटेज किसके पास थी? पुलिस के पास। ठीक। ठीक है, उस सीसीटीवी फुटेज से चीजें नहीं निकल सकती थी? पता नहीं यार लग सकता था कि कौन कौन किस दिन आया, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, क्या नहीं गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अगर उस घर में पहरा देने वाला पुलिस मुलाजम, ड्यूटी देने वाला पुलिस मुलाजम टेबल के पीछे छुपके या टेबल के नीचे छुपके या सोफे के पीछे छुपके सारी गुफ्तगू सुन सकता है, तो डेली की वहां पे रिकॉर्डिंग नहीं दे सकता था? ये बड़ी तलख हकीकत है। ठीक है। इन सज़ाओं को, जिनको हम सज़ाएं कह रहे हैं, क्योंकि जब फैसला नहीं होता हम नहीं बोलते, जब फैसला हो जाता है तो फिर बोलना पड़ता है। बात बड़ी सीधी सी है। एक औरत थाने को जला सकती है, एक औरत गाड़ी को आग लगा सकती है। एक कैंसर की मरीज़ा डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमज़ा जिसको बेलें मिली, बेल मिलती हैं जब, तो उस वक़्त कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जिसकी बुनियाद पे बेल मिलती है। ठीक है, सनम जावेद को बेल मिली, और भी बहुत से लोगों, लेकिन राना साहब वीडियोस भी मौजूद हैं कुछ वैसे लोगों की इश्तिहाल दिलाते वीडियो हुए। है उनमें से ये है। मैं यही पूछना चाहता हूँ ना यार, आप तो नहीं साहब, आप तो वीडियो ले, मैं कह रहा हूँ जिनकी वीडियो है वो ये है। नहीं, सनम जावेद की कई वीडियोस हैं जो वहाँ पे नजर आ रही हैं। नहीं, आप तोड़ फोड़ कर रही है। नहीं, इश्तिहाल दिलाने का भी तो मामला अंदर मौजूद है ना राना साहब। लाए सनम जावेद की ना वीडियो कल के प्रोग्राम में चलानी है जिसमें वो इश्तिहाल दिला रही है। चलें ठीक है उस पे, लेकिन नहीं कल दिलानी है आपने कल वीडियो चलानी है, दिखानी है, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना। हम इल्जाम लगाने के लिए तो बैठे नहीं। नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन कई लोगों की वीडियोस हैं। खैर इस पे सवाल ये भी है साकिब मैं कह रहा हूँ जिसने जुर्म किया है ना उसको सजा मिलनी चाहिए, इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए, इबरतनाक। हाँ बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन सियासी देखें बात, ये सियासी जो है ना वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्या मुझे एक बात बता दे, इसमें जितने गवाह भुगते हैं उनमें से किसी एक गवाह ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी वहाँ पे नहीं थे? क्या ये फैसले में लिखा गया है कि एक गवाह ने कहा हो कि ये वहाँ पे नहीं थे? किसी गवाह ने कहा है? लेकिन उन्होंने अपना डिफेंस दिया है ना यार मैं तो बाकियों ने नहीं दिया। जब एक चीज बुरहान मुअज़्ज़म मलिक साबित कर रहा है कि ये शख्स जो कह रहा है कि मैं उस वक्त वहां पे ड्यूटी में था, इसका एसएचओ कह रहा है, इसका एक रजिस्टर्ड कह रहा है, इसका अंदराज बता रहा है कि ये ड्यूटी में नहीं था, ये छुट्टी पे था, तो और क्या गवाही चाहिए? जब डॉक्टर कहता है कि मैंने मेडिकल जो है जनाब इस तरह बनाया, और क्या चाहिए? जब एक पुलिस के इंस्पेक्टर को पूछा जाता है, उम्रे में गया हुआ है, कि तुम ये हलफ दो, वो नहीं हलफ देता, तो फिर और क्या गवाही चाहिए? मुझे बताए ना, वो गवाही किसकी थी? मोहम्मद बूढ़े की थी। ठीक है साकिब साहब, जो कमरा अदालत में हुआ उस हवाले से आप भी वो जज हैं। नहीं मतलब कि ये तो नहीं, वो तो अब वही पूछने लगे हैं कि कमरा अदालत में हुआ क्या, वो हम पूछते हैं ना साकिब साहब से। जी साकिब साहब, कमरा अदालत में क्या हुआ? एक तो फैसला सुनाते हुए भी बताइएगा कि क्या माहौल था वहां पर, बुलाया भी जाता है फैसला सुनाने से पहले, कौन कौन पहुंचा था? दूसरा इस पर भी कॉमेंट कर दीजिएगा कि पिछली बार फैसल चौधरी साहब भी हमारे प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि बाकियों ने उस तरह से डिफेंस ही पेश नहीं किया जैसा डिफेंस हमने पेश किया था। मैं फोन करके सबको कहता रहा कि अपना डिफेंस तो दो। एक तो ये जो बात है कि बाज़ औक़ात जो अदालत है वो एक का डिफेंस मुख्तलिफ एंगल से एक्सेप्ट कर लेती है, बाज़ दूसरे का रिजेक्ट कर देती है। ये सूरत हाल तो है। आज की अगर बात की जाए तो जो जब ये फैसला सुनाया गया तो पीटीआई के वो वर्कर्स जो ज़मानतों पे हैं वो अदालत के सामने मौजूद नहीं थे, जिनको सज़ाएं होने के इम्कानात थे। अगर वो वहाँ पे मौजूद होते तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता, जिस तरह के सनम जावेद, आलिया हमज़ा, आयशा भुट्टा और दीगर जो उनके वर्कर्स थे। शायद उनके वकला ने उनको कहा हुआ था कि आपने जेल समात में जब फैसला अनाउंस होगा तो आपने मौजूद नहीं होना। सिर्फ वो क़यादत मौजूद थी जो जेल में है। जहां जब फैसला सुनाया गया तो एक तो जज साहब ने ये कहा कि 25 साल या 30 साल जो है वो मुझे सर्विस में हो गए हैं, तो सबसे जो है वो मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड केस, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी तादाद में मुल्ज़मान थे और उनके बयानात, फिर जेल ट्रायल, मल्टीपल इसमें एंगल्स थे। तो उन्होंने जब फैसला सुनाया पहले बरी होने वाले और बाद में सजाओं सुनाने वाले कहा। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है 23 लोगों को सजाएं हुई हैं और 19 बरी हुए हैं। इस एंगल को, और शाह महमूद कुरैशी जो बरी हो रहे हैं इन केसेस में से, मेरे ज़राए ये बताते हैं कि आज जब ये अनाउंसमेंट हुई तो बाकी जो लीडरशिप थी उन्होंने कहा कि हमें तो यही तवक्को थी, लेकिन ये एक पॉजिटिव साइड है कि शाह महमूद कुरैशी बरी हो रहे हैं
और उन्होंने कहा कि हमें तो इस जो है वो शायद इतनी भी तवक्को नहीं थी कि हमारे इतने लोग भी बरी हो सकेंगे या शाह महमूद कुरैशी भी बरी हो सकेंगे। तो ये एक पॉजिटिव ही उन्होंने कहा कि इसको लेना चाहिए हमें कि हमारे एक लीडर जो है मुख्तलिफ केसेस में बरी हो रहे हैं और उनके डिफेंस को अदालत कबूल कर रही है। हमजा साहब चाहते हैं कि 50 साल ही हो नहीं अंदर ही रहन सारी जिंदगी अपोजिशन रहे अंदर हुकूमत बार पहला बांधिया रहे। रान साहब की ख्वाहिश ना वो मेरे ऊपर डाली जा रही है। शाह महमूद कुरैशी बरी हो रहे हैं तो अब लोगों के ज़हन में सवाल आ रहा है कि वो रिहा क्यों नहीं हो पा रहे। तो उनके लिए ये है कि 7 केसेस उनके लाहौर में अभी हैं जिनमें जमानतें उनकी लगी हुई हैं और एक रावलपिंडी GHQ केस है, इसमें उनकी जमानत हो चुकी है। लाहौर वाले केसेस में जमानत अभी होनी है। होपफुली अब जब जमानत लगेगी, क्योंकि वो 2-3 केसेस में 4 केसेस में बरी हो चुके हैं, जो एविडेंस उनके खिलाफ था उनका डिफेंस ट्रायल कोर्ट ने मंजूर कर लिया है, तो उनकी जमानतें भी हो सकती हैं मुमकिन तौर पर। तो उनकी जमानतें अगर आप कहें कि मुस्तकबिल करीब में हो जाए, महीने डेढ़ में, तो वो फिर रिहा हो जाएंगे। 2 साल हो गए हैं शाह महमूद कुरैशी साहब को। आखिरी सिर्फ मैं कमेंट करूंगा, शाह महमूद कुरैशी जो है वो उनके हवाले से मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पे कि ये कहना कि वो किसी डील या बिहाइंड द सीन कोई सिचुएशन उनको सपोर्ट कर रही है, मेरा नहीं ख्याल। 2 साल हो गए एक बंदे को जेल में और बरी हो रहे हैं, तो इट मीन कि वो बगैर जो है वो किसी गुनाह के अंदर थे। पहले साइफर केस में 1 साल गुजारा, अब जो है वो 1 साल 9 मई के केसेस में हो चुका है उनको। ठीक है। अच्छा राना साहब, एक चीज़ जो हुकूमत की मुश्किलात की बात हो रही है और अब तो बहुत ज़्यादा वो बात ज़ोर पकड़ती जा रही है कि जी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं, लेकिन साथ साथ ये जो सज़ाएं भी चल रही हैं, तो इसको क्या समझा जाए कि हुकूमत के लिए भी मुश्किलात हैं और PTI के लिए भी कोई रास्ता नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। 2 चीज़ें से इनमें रखिएगा। 9 मई के जितने भी केसेस होंगे उनमें सज़ाएँ होनी है। अच्छा, 9 मई के जितने भी केसेस हैं उनमें सज़ाएँ होनी है। और बचने वही हैं, पहले वो बच गए बकौल आपके कि जिन्होंने तौबा ताइब कर ली। अगर आप इसे तौबा ताइब कहते हैं तो मैं आपकी तौबा आपको मान लेता हूँ। ठीक है, तो आपको मान लेता हूँ, चूँकि आप जो कहते हैं हम तो वैसे मानने वाले हैं ना। तो तौबा ताइब अगर ये होती है कि अपनी सियासी वफादारी बदल लेना, साहब उन्होंने अपनी सियासत दफन करके ये माफियाँ मांगी हैं, सियासी उन्होंने करियर अपने दाव पे लगाए हैं इन माफियों में, तुम और वो दफन हुई भी है। सुन ले मेरी, फिर जिन लोगों को सजाएं हुई हैं वो हीरो हो गए हैं, आज लोग उन्हें याद कर रहे हैं। ठीक है, अगर तो मैं कह रहा हूं, फिर अगर मैं पहले दिन से एक बात कहता हूं, जिसने 9 मई किया उसको सजा नहीं देनी चाहिए, चौक में लटकाना चाहिए था। लेकिन अगर किसी ने नहीं किया तो उसके साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। अब लोगों की, सियासी लोगों की ख्वाहिशात पर फैसले नहीं होने चाहिए, फैसले मेरिट पे होने चाहिए, फैसले मेरिट की बुनियाद पे होने चाहिए। जरा केस की बुरहान मुअज्जम मलक साहब जो इस केस को लड़ रहे थे, जरा किसी दिन प्रोग्राम में लेके ना उनसे एक एक चीज पूछ लीजिएगा। वहां पे जो लोग कवर करने जाते थे, जिस वक्त कवर करने की इजाजत थी, जरा उनसे पूछ लीजिएगा क्या इससे ज्यादा बड़े दलाइल, इससे ज्यादा बड़े सबूत कोई दे सकते हैं जो दिए गए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसा हो, कोई मसला नहीं होगा। क्या मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये सारा कुछ हो जाए, क्या तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी? क्या तहरीक इंसाफ को आप बिल्कुल बना लेंगे कि मुस्लिम लीग काफ बना देंगे? कुछ नहीं होगा। आप आज एक सर्वे आया है जी, पता है, उसमें 50% लोगों ने कहा हम देंगे तहरीक इंसाफ को। अच्छा, 16% ने कहा मुस्लिम लीग नून को, और 3% ने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। ये लाहौर का सर्वे कराया गया, हमने नहीं कराया, ये उन्होंने करवाया जो सर्वे करवाते हैं। हर यूनियन कौन से चंद लोग लेके ना मिक्स ये एक सर्वे आया। उसके बाद मुझे एक बात बता दें, क्यों लोग PTI को छोड़े? मैं एक सवाल करता हूँ। पेट्रोल आपने महंगा कर दिया, ठीक है, खाने पीने की अशिया आपके दौर में महंगी है, किसान जो है वो कह रहा है जनाब मैं तो बिल्कुल तबाह होकर रह गया। कोई एक दिन मुझे ऐसा दिखा दें इस मुल्क में अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है ना, अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो आसम मनीर साहब की वजह से आ रही है। इस मुल्क में अगर ताजर किसी से मुतमिन है तो आसम मनीर साहब से मुतमिन है। मुझे बता दें कि सियासी किस शख्सियत से मुतमिन है? कोई एक सियासी शख्सियत बता दे कि जिससे इस पाकिस्तान का ट्रेडर, इस पाकिस्तान का सनतकार,
इस पाकिस्तान का मजदूर, इस पाकिस्तान का ओवरसीज पाकिस्तानी मुतमईन है, मुझे बता दें। तो फिर ऐसा ही होता है ना। अब अगर आप राना इसी केसों के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान अगर वो ले ले, हम नहीं लेना चलाना चाहते, अगर वो बयान चला दें तो आपको समझ लग जाएगी ना कि राना साहब किसकी साइड की बात कर रहे हैं। अच्छा, राना साहब एक और बात भी कर रहे हैं वैसे, राना सनाउल्लाह साहब वो कह रहे हैं कि 14 अगस्त की जो तारीख दी है पीटीआई ने उसको 13 कर दें, 15 कर दें, 16 कर दें। ऐसे जो दिन होते हैं ना उनको इस तरह कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए। से कि पीटीआई के इजाजत दे दें 13 को, से मिलके उन्हें 2 जगह पे जलसे की इजाजत दे दें 13 को और उनसे सारा कुछ लिखवा लें, वो कर लेंगे। हाँ, ये भी ठीक है। सही। हाँ, वो डेट आप इनके पास में ये नहीं है कि इमरान खान की मुलाकात करवा दें। बात सुने ना, अगर उनके पास में है किसी के कि इमरान खान की मुलाकात, पहली तो बात ये है, जरा आप ना गौर करें। आप ना हम एक ही तरफ जाते हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ सजाओं के बावजूद भी खड़ी है। आपने राना तनवीर हुसैन साहब जी जी और जुएल लतीफ़ की लड़ाई सुनी है? जी, जुएल लतीफ़ कहते हैं 14 अगस्त के बाद वो मेरे शहर में आए तो मैं ऐसे कर दूंगा। तो आगे से कहा जाता है, सजाद चीनी ने कहा, राना तनवीर के साथी ने, कि जनाब तुम कहते हो एक कारकुन की तरफ हम हाथ तोड़ देंगे। तो मुस्लिम लीग के हैं दोनों। राना तनवीर की बेइंतहा हिकमत है, राना तनवीर का उस पर वहाँ पे बेइंतहा वोट बैंक है जी, सारा कुछ है। तो ये नून लीग के अंदर लड़ाई है। बड़ी अहम मीटिंग हुई है और मरी में ये मीटिंग हुई है और साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, उनकी सरबराही में ये मीटिंग हुई है। वज़ीर आज़म साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, वज़ीर आला साहिबा भी वहाँ पर मौजूद थी और तमाम मरकज़ी क़यादत वहाँ पर मौजूद थी। ख्वाजा आसिफ साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। कहा तो ये जा रहा है कि ये कहा गया है कि जी कि आप अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर करें, तमाम वजारतें कोशिश करें, लेकिन ये मीटिंग इतनी सादा लगती नहीं है कि सिर्फ वजारतों के हवाले से हुई होगी। इसी पर हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ हमारे साथ, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक अजीज़ साहब। तारिक अजीज़ साहब, कहिएगा ये जो अहम मीटिंग आज हुई है इसमें सिर्फ कारकर्दगी पर ही बात हुई है? नवाज शरीफ साहब ने यही कहा है कि अपनी कारकर्दगी बेहतर करें, तमाम वजारतें अच्छा परफॉर्म करें, या फिर कुछ ढकी छुपी चीज़ें भी थी जो डिस्कस हुई? जी थैंक यू जी। नहीं, इतनी बड़ी आम बात नहीं है, एक अहम इजलास था, इस हवाले से था। अब बुनियादी मकसद मैं आपको बताऊँ, इस इजलास का ये मकसद था, पिछले कुछ दिनों से ये बात चल रही थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो गैर मोहल्लिक हो गए हैं, गैर ताल्लुक़ हो गए, सियासत से एलिमेंट हो गए हैं, उनका सियासत में दखल नहीं रहा। आपको याद होगा उसके ऊपर इरफान सिद्दीकी साहब ने डॉन को इंटरव्यू दिया जिसको कोर्ट किया गया। उसके बाद हुकूमत ये मुस्लिम लीग नून वसाहतें देती रही। आज बुनियादी ये था कि पार्टी नवाज शरीफ साहब की है, नवाज शरीफ पार्टी सदर हैं, पार्टी इनकी है, फैसले ये करते हैं। आज बुनियादी मकसद ये पैगाम देना कर नवाज शरीफ सियासत में इन हैं, फैसले उनके होते हैं। तो नंबर 1 तो ये था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ला ताल्लुक़ नहीं हुए, फैसले उनसे ही किए जाते हैं, वो वही फैसले करते हैं कि उनके बगैर पार्टी कुछ नहीं है। नंबर 2 ये था, बाकी जो था कि इलेक्शन के ऊपर बात हुई है, बाई इलेक्शन के ऊपर। बाई इलेक्शन जो है, जो पीटीआई के लोग ये सारी बातें तो टीवी पे चल गई, हमें खबर दें अंदर की खबर क्या है। ख्वाजा आसफ और मरीम नवाज की सुलह हो गई क्या? ख्वाजा आसफ को मरीम, ख्वाजा आसफ के जो करीबी जिन्हें दोस्त कहा जाता है, उससे मरीम नवाज साहबा का क्रेडिट है पकड़वाने में, या क्या था वो खबर दें। ये जो आप दे रहे हैं ये तो सुबह से आपने पेपर्स में बता दिया। जी मैं बताता हूँ जनाब, ख्वाजा आसिफ के मामले में कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि वो इतना सेंसिटिव है, इतना इंपॉर्टेंट मामला है कि वो शायद फैमिली बैठेगी और बैठ चुकी है। और मामला ऑलमोस्ट जो है, जब तक ख्वाजा आसिफ साहब गए थे मिलने के लिए नवाज शरीफ साहब से, उन्होंने वहाँ पे बात हो चुकी है। वो आज की मीटिंग में ख्वाजा आसिफ या वो संबड़िया और सियालकोट वाले इशू पे कोई मामला हल हो गया हुआ है। अब वो इकबाल रिहा हो जाएगा। हाँ, तकरीबन हल हुआ है। आज की मीटिंग में अलबत्ता ये गुड गवर्नेंस के हवाले से जब सीएम सर मुझे ये बता दें, इसका मतलब है वो इकबाल जो पकड़ा गया वो अब रिहा हो जाएगा, ऐसा ही होगा ना जब मामला हल हो गया? नहीं, वो नहीं होगा। उसके ऊपर ये कमेटी बनेगी, जॉइंट कमेटी बनेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, उसको सफाई का मौका दिया जाएगा, ये बात है। आज से पहले किसी मुल्ज़िम को सफाई का, जितने लोगों को पकड़ा सफाई का मौका दिया? नहीं, जो सफाई का मौका तो मिलना चाहिए, बहरहाल इनको मौका दिया जाएगा। उस पर कमेटी बनेगी, उस पर भी सीएम का तो ये मौक़िफ़ था, बल्कि उनका गवर्नमेंट पंजाब का ये मौक़िफ़ था। ये पहले की बात है कि उस ऐसे जो रिकवरी भी हो चुकी है और वो जो चीज़ें सबूत के तौर पे हो चुकी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का नवाज शरीफ साहब से गिला भी यही था
कि अगर उसके ऊपर एक बंदे को आपने उठा लिया गवर्नमेंट पंजाब ने और वो उसके ख़िलाफ़ कोई जो है उससे तहकीकात नहीं की कमेटी नहीं बनी, तो उसके ऊपर जब सीएम साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी जब चीज़ें कवर हो गई हैं और सबूत हैं सब चीज़ें हैं तो उसके बाद किस चीज़ की कमेटी बननी चाहिए थी, वो मामला वहाँ सेटल हो गया, या उसके ऊपर जो है कमेटी बनेगी, बाकी दोस्त बैठेंगे। आपके लिए खबर ये है कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन नवंबर में होने जा रहा है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी एक तो बाई इलेक्शन की बात हो गई, वो तो आपने सुन ली देख ली सुन ली जो कैंडिडेट के ऊपर जो हुआ। तो गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो है उन्होंने अमीर मुकाम जो कि मिनिस्टर हैं गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर अफेयर के, उनको ड्यूटी असाइन की गई है, आप वहाँ जाएँ, लोगों से मिलें, तंजीम से मिलें। और ये बात भी ख़ास तौर पर कहा कि रोड्स कैसे हैं, ट्रैवलिंग की पोजीशन किया है, क्योंकि उस कैंपेन को शायद नवाज शरीफ साहब खुद जाके गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए रोड्स की क्या पोजीशन है वहाँ पे और बाकी इंतज़ामात। तो ये अमीर मुकाम साहब नेक्स्ट वीक जाएंगे तो वो वहाँ पे ये देखेंगे इंतज़ामात और इलेक्शन के हवाले से कैंडिडेट से भी मिलना और मीटिंग्स और पार्टी मीटिंग जो भी बाकी चीज़ें होती हैं, ये भी आज एक डिस्कस हुआ है। खालिद साहब, तारिक साहब ये बताइएगा कि जो सियालकोट के जो ब्यूरोक्रेट जो पकड़े हुए हैं, आज भी उनका रिमांड जो है वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट वालों ने लिया है, 3 या 4 रोज़ का रिमांड जो है लिया गया है। इसका मतलब ये है कि उनसे रिकवरीज पहले भी हुई हैं और मज़ीद जो है वो रिकवरीज हो रही हैं, और वो ख्वाजा आसिफ साहब के बड़े करीब समझे जाते थे। फिर ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से तकरीबन पिछले 10 रोज़ में इस्तीफ़े की ख़बरें भी आईं, इख्तलाफात भी खबरें भी आईं, फिर मुलाकातें भी हुई। तो वो एक नॉर्मल चीज़ थी या आप समझते हैं कि नहीं वो एक लावा है, वो आगे जाकर फट भी सकता है? उसकी वजह यह है कि जो ब्यूरोक्रेट हैं वो रिटर्निंग अफसर भी हैं, फिर इस हवाले से भी इल्ज़ामात हैं कि रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन में इस्तेमाल हुए या इस तरह का गिव एंड टेक के इल्ज़ामात भी हैं। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, उसके ऊपर जो इल्ज़ाम आते हैं वो तो आलमोस्ट साबित हो चुके हैं। और इसमें एक और ये खबर बता दूं, जब सीएम ने चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछा कि भाई ये बंदा इतना करप्ट था और सब कुछ हो रहा था तो आप कहाँ थे, तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये कहा कि जनाब मैंने तो इसको 4 दफ़ा तब्दील करने की कोशिश की है, तो मुझे ख्वाजा साहब का फ़ोन आ जाता था तो उनके जो है वो तबादला रुक जाता था। एक और बड़ा इस सारे मामले का एक और बड़ा अहम किरदार है जिसका भी जिक्र नहीं आया कहीं भी। मेरी इतला ये है कि बाज़ प्रोजेक्ट में वो पार्टनरशिप भी उनकी है और कोई थर्ड बंदा है बेनामी जिनके नाम पे ये दोनों, उनका ज़्यादा इंटरेस्ट ख्वाजा साहब से ज़्यादा उनका इंटरेस्ट जो है वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक साहब से है, जो अभी तक सामने नहीं आया, जो वो दिया आ सका। तो अभी जब इन्वेस्टिगेशन होगी, बात चलेगी तो शायद वो बात वहाँ तक आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ये सोच कहीं ना कहीं पाई जाती है, जहाँ मरियम नवाज़ जो है उनके हवाले से कहा जा रहा है कि इसका दायरा कार, जिस तरह आपने ज़ीशान रफ़ीक का नाम लिया और भी नाम इसमें आ रहे हैं, कि इसका दायरा कार आने वाले दिनों में बढ़ भी सकता है, और जो एक ख्वाजा साहब अपने आप को थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ये समझ आ रही है, तो ये मामला बढ़ भी सकता है आइंदा आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल बढ़ सकता है। ख्वाजा साहब का गिला भी यही था कि ख्वाजा आसिफ साहब का जो नवाज शरीफ साहब को मिले वो बाकायदा ये गिला लेके गए थे कि अब आपने एक बंदे को उठाना था, उसको करप्शन थी या जो जिसके ऊपर उन्होंने जो बयान दिया उनका मकसद यही था कि बाकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो सब पाक है, एक यही बंदा था जो आपको वही करप्ट मिला है, जिसके ऊपर उन्होंने कहा जो पुर्तगाल में जो इनकी सबकी सोसाइटीज़ हैं, तो उससे उन्हीं दिनों में एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, तो वो रिटायर होकर ब्यूरोक्रेट को उसके बाद बैकर चले गए, सेटल हो गए, उनका बड़ा बिजनेस है। तो वहाँ उन्होंने एक पार्टी रखी हुई थी, वज़ीराबाद से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ सारी ब्यूरोक्रेसी थी। तो वो ख्वाजा साहब उस हवाले से और जितने वहाँ लोग मौजूद थे सबकी प्रॉपर्टी आलमोस्ट वो पुर्तगाल पे है। तो वो बात चली तो उन्होंने उस तरफ इशारा किया कि बाकी जो लोग हैं, जो एक बंदा जो है या जिसका मैंने उसको लगवाया हुआ था, तो वो उसके ऊपर तो करप्शन के ऊपर होगी, बाकी लोगों की जो जायदादें हैं वो बाकी लोग करप्ट जो हैं उनको कोई नहीं पूछा जाता। तो उनका गिला भी यही था कि मुझे अच्छा तारिक अजीज साहब जिसका नाम लिया विरक का, जो कामों की का रहने वाला, और उसके वालिद साहब आपको बताए बड़े पसमानदा से वो घर से लेकिन निकला, उसके भाई की जब शादी हुई, जब वो पुर्तगाल गया, उसके बाद लहरा बहरा जिनसे कहने हैं पंजाबी हो गई हैं, तो उसमें तो आप सारा मामला आपको पता है साहब मुझे तो पता है, काफ़ी मामलों का पता है। तो उसमें मुस्लिम लीग नून के भी काफ़ी लोग शामिल थे शादी में, और डॉलर लुटाए गए वहाँ पे, सारा कुछ होता, सब कुछ होता रहा, और ब्यूरोक्रेसी भी सारी थी वहाँ पे। तो
दौर हुकूमत उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून का था, तो क्या ये सारा ऊपर से ये भी बता दें एक और MPA के घर भी छापा तो भरा है ना, और उसके डेरे से सामान भी, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स भी ले गए हैं। तो मरियम साहबा को क्रेडिट तो जाता है कि उन्होंने बिला तफरीक एक शुरू किया, ये क्रेडिट जाता है, हम उसको क्रेडिट देते हैं, बिल्कुल मरियम साहबा को जाता है। तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो क्यों नहीं निकालते ऐसे लोगों को अपनी जमात से? नहीं, निकालने का स्टेज भी आ जाएगा शायद। अभी तक जो आपकी बिल्कुल राना साहब जो आपने कहा कि CM का ये बड़ा क्रेडिट जाता है, जब उनको बताया गया कि ये ख्वाजा आसिफ साहब के बड़े चहेते हैं या उनके दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस। तो चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा एक दफ़ा आप रीचेक कर लें, और एंटी करप्शन के DG को भी कहा। तो जब उन्होंने कहा जी ओके है, ये सब बातें ठीक है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं है। इसी मामले पे जैसा आपने कहा, वो पिंडी से जो हम MP हैं नईम इजाज़ साहब, उनके डेरे पे भी छापा लगाया गया, वहाँ पे जो इश्तिहारी थे उनको पकड़ा गया, असला भी बरामद हुआ, सब चीज़ें हुई। तो बिल्कुल यकीनी तौर पे CM जो है अब भी किसी ऐसे मामले पे कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, ना वो बेसिक बुनियादी तौर पे PM से मिनिस्टर से मिलती भी नहीं है, अपना MNA से या MPA से इसलिए नहीं मिलती क्योंकि जो भी मिलेगा वो कोई ना कोई अपनी फरमाइश करेगा, मेरा DPO लगा दो, मेरा DC लगा दें, मेरा IPO लगा दें। तो इन चीज़ों से बिल्कुल वो कहती हैं बैलेट के ऊपर होगा। जो इसमें मैं कई चीज़ों को गवाह हूँ। ठीक है तारिक साहब, आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा कि अब वज़ीर आज़म साहब बैक फुट पे चले जाएंगे और मियाँ नवाज शरीफ साहब आपको फ्रंट फुट पे आते हुए नज़र आ रहे होंगे, ये डिफेक्टो मामला तो नहीं हो जाएगा? नहीं, शहबाज साहब हुकूमत चलाएंगे, उनको उसका हुकूमत के मामलात में कोई अमल दखल नहीं है अपना उसका पार्टी सदर का। और नवाज शरीफ को आज भी पार्टी में जो एक अहम बात ही तजवीज़ दी गई है कि आप विज़िट करें, आप क्यों घर बैठ गए हैं, आप KP के हैं, मकाम ने कहा जी आप इधर जाएँ। आप कह रहे हैं कि शहबाज साहब हुकूमत चलाएंगे, आप कह रहे हैं तारक भाई कि शहबाज साहब हुकूमत चलाएंगे जी। सारी हुकूमत तो मरी पहुँची हुई थी, गर्मी में हम लोग मार रहे थे। मैं भी आपके इस्लामाबाद में था, आपके ऑफिस में क्या मैं करके गया था। तो बात सुने मेरी, अगर तो ये पार्टी का इजलास होता तो मुस्लिम लीग हाउस है इस्लामाबाद में, जब सारी हुकूमत ही नवाज शरीफ के पास है तो फिर पीछे रह क्या गया? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज मैंने पहले बुनियादी बात ये की, जो एक बयानिया एक तस्वर बन गया था कि उसने आशिफ सियासत से हट गए हैं, उन्होंने इस मैसेज दिया है कि नहीं मैं बिल्कुल सियासत में इनमें हूँ। तो वो नवाज शरीफ सब सियासत करेंगे, पार्टी के फैसले करेंगे, लेकिन हुकूमती मामलात है वो तो जाना है, आना है, मुलाकातें हैं, विज़िट है सरकारी मुख्तलिफ ममालिक में, अभी UNG में जाना है, चाइना जाना है, तो वो तो PM जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप देख रहे, आप कह रहे हैं कि ये असर जाहिल किया जाएगा कि मियां नवाज शरीफ बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, जो बिल्कुल ये लोगों तक तासुरात आ रहे थे, इसको अब जाहिल करने की कोशिश की जाएगी। तारिक अजीज साहब बहुत शुक्रिया आपका। 27वीं तरमीम का जो शोर है उस पर पीपल्स पार्टी का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जब मरी में मीटिंग हो रही थी तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी के वफ्द की जो मुलाकात वज़ीर आज़म साहब से हुई थी उसकी बात भी हुई है। राना साहब, 27वीं तरमीम का मामला है, उस रोज़ भी आमतौर पर वैसे यही कहा जा रहा था कि ये तो इजहार ताज़ियत के लिए गए हैं, लेकिन हम उन्हें उस दिन भी डिस्कस किया था कि मामला इतना छोटा नहीं है क्योंकि ये वफ्द की सूरत में गए हैं। अभी 27वीं तरमीम के ऊपर आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या कोई लेन देन हो सकता है इसमें कि जी के चलें वो इनकी बात मान ले और वो भी कोई अपनी बात मनवा लें? लो जी, मैं आपको खबर दे रहा हूँ और आज के दिन के भी इस खबर को लिख के रख लीजिएगा। ठीक है, आपको वक्त से 2 खबरें मैंने आपको दी हैं जी। साकिब साहब ने कहा है कि शाह साहब वाला मामला ऐसा नहीं है, आपको ये भी कुछ नज़र आ जाएगा इख्तलाफात का। और 27वीं तरमीम पे पीपल्स पार्टी और नॉन लीग की अक्सरियत का मौक़िफ़ ये है कि हमने किसी सूरत 27वीं आइनी तरमीम को पास नहीं होने देना। ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ। जबकि कुछ समझौता ग्रुप हर सियासी जमातों में होते हैं ना, उनका कहना है कि इसे हम हर सूरत में करवा लेंगे। लेकिन ख़बर ये दे रहा हूँ, जिस दिन 27वीं आइनी तरमीम का जिक्र शुरू होगा, अभी काम शुरू हो जाएगा कि फ़लाँ दिन है, तो आपको बहुत से लोगों की तरफ से रिज़ाइन देने की आवाज़ें आना शुरू हो। अच्छा, इख्तलाफात खुल के सामने आएंगे और हो सकता है एक बड़ी सियासी जमात भी इस्तीफ़े देने का ऐलान कर दे। अच्छा, इस्तीफ़े देती हैं या नहीं देती? अब हो क्या रहा है, 27वीं आइनी तरमीम अगर मंजूर नहीं होती या 27वीं आइनी तरमीम के रास्ते में अगर रुकावट पैदा होती है, तो ख़बर आपको मैं दे रहा हूँ 26वीं आइनी तरमीम के अंदर कुछ ऐसा काम डाल दिया जाएगा, कैसे कुछ चीज़ें जो रह गई हैं जो 27वीं आइनी तरमीम में डालनी थी, उसे इस तरीके से
इस कमाल तरीके से 26वीं आईनी तरमीम में डालने की कोशिश की जाएगी अच्छा, कि शायद 27वीं आईनी तरमीम की ज़रूरत ही ना रहे। नहीं तो वो कैसे होगा? ऑर्डिनेंस आएगा, क्या होगा, किस तरह से ये ऑर्डिनेंस मुमकिन की है? ज़रूरत ही नहीं होती। अच्छा, इसमें जब तरमीम करनी होती है उस तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस नहीं होता। नहीं वो फिर 27वीं तरमीम तो होगी ना, अगर 26वीं में कुछ तब्दीली करें। 26वीं तरमीम में वो कहेंगे सुखम रह गए हैं कुछ, जी, उनको दूर करने के लिए हमें ये करना है, इस पे भी काम हो रहा है। अच्छा, और आज मैं कुछ लोगों से जिनसे मिल के आया हूँ, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, सियासतदान अगर खेलते हैं तो हमें भी खेलना आता है। अच्छा, तो ये चीज़ें आप जहन में रखिएगा, ये होने जा रहे हैं। और ये अनकरीब भी हो जाएगा क्योंकि अब शोर तो उठ रहा है 27वीं सर तरमीम का। अनकरीब बहुत कुछ हो रहा है। अभी तो तारिक अजीज़ साहब ने कुछ चीज़ें बता दी, कुछ उन्होंने अपने पास रख ली। होती है, हर बीट रिपोर्टर जो होता है ना वो उसको कवर करता है। आज वहाँ पे इनकलाबी ज़्यादा थे, जहन में रखिएगा। आज जो मरी में थे ना वो इनकलाबी ज़्यादा थे, ठीक, और वहाँ पर बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ, जब मैं जिक्र कर रहा था ना कि कामों की से तलक रखने वाला विरक, जी, तो उसके पीछे कौन कौन है, तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि बहुत से लोगों पे अगले 2 से 3 दिन में बहुत से लोगों के नाम ECL में डलने वाले हैं। ये जितने दिन हमारा प्रोग्राम है उसी दिन आपको खबर आ जाएगी। ठीक है। देखिए मैंने कहा और PTI ताल्लुक हुकूमती जमात से ही होगा सर, ECL पे और किसका नाम डालना? अपोजिशन तो सारी तुसी अंदर कर छड़ी है। इमरान खान का नाम पा दियो और से वो आपके अंदर, बाकी है क्या? PTI के साथ जो होना तो हो गया। ठीक है। मैंने कहा कि जितने लोग भी इसके बाद भी मुकदमात होंगे उनमें सजाएं ही होंगी। रहनुमा PTI और माहिर कानून है पंजोता साहब ने हमें ज्वाइन किया। पंजोता साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर ये जो आज भी सजाएं हो गई हैं और साथ ये जरताज गुल साहिबा का जो आज मामला हुआ कि लाहौर हाईकोर्ट ने कह दिया कि सरेंडर करना पड़ेगा, तो जिनको सजाएं हुई हैं आप समझते हैं कि अब उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है? देखिए बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। देखिए सबसे पहले मैं इन केसेस के हवाले से अगर आप बात करें, जी, मैंने हमारी जो लीगल टीम वहाँ पर लीड कर रही है उनमें से एक रुकन परवेज है, उनसे तो मैंने कहा जी कैसा फैसला आया, क्या मामला आपने देखा? तो जो उन्होंने बातें बताई मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि ये फैसला जो है तकरीबन 8 दिन पहले जो है वो लिखा जा चुका था। उसकी रीजंस मैं आपको दे देता हूँ। मैंने कहा जी बताइए। उन्होंने कहा नंबर 1 ये है कि फहीम है जो 5 दिन पहले PO हुए और जब वो इश्तिहारी हुए तो उसके बावजूद भी उनको सजा दे दी गई। तो लीगल लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो जब बंदा केस के अंदर ट्रायल का हिस्सा होता है और अचानक से वो PO हो जाए, इश्तिहारी हो जाए और उसको सजा जो है वो दे दी जाए, तो इसका मतलब यही है कि आपने ये फैसला पहले से लिखा हुआ था और आज कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि बख्त रवा है वहां पर जो 4 दिन पहले पेश नहीं हुआ, यानी 4 दिन से वो नहीं पेश हो रहा और उसने 342 का बयान जो है वो भी रिकॉर्ड नहीं करवाया, उसके बावजूद कि उसके ऊपर डंडे का रोल था उसे बरी कर दिया गया, क्योंकि ये कार्रवाई जो है ये पहले की डली हुई है ना। 8 दिन तकरीबन हो गए जहां ये पहले फैसला लिखा हुआ था। तीसरा 5 अगस्त को हमारे लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए और उनको भी 9 मई के मुकदमात में नामजद कर दिया गया। हालांकि वो 5 अगस्त को हो रहे हैं, जो इमरान खान साहब को 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था उनमें से 8 लोग जो गिरफ्तार थे 4 को बरी कर दिया गया और 4 को सजा दे दी गई। फिर बशीर हैं जो जवनाइल हैं जिनकी उम्र जो है 18 साल से कम है, उनके हवाले से अदालत को कहा गया कि आप इनका ट्रायल नहीं चला सकते, लेकिन उनको भी 10 साल सजा हो गई। फिर हाफिज अरशद हैं जो इमरान खान साहब के साथ सिक्योरिटी के अंदर थे, मैं खुद उस चीज का गवाह हूँ। 9 मई को जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके ले गए थे तो वो 9 मई को वहां मौजूद थे हाई कोर्ट के अंदर, उनको भी 10 साल सजा होगी। मैं उसकी आपको तस्वीर दिखा देता हूँ कि वो वहां पर मौजूद थे और उसकी एविडेंस के लिए मैंने कहा कि मैं गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ और उन्होंने अपनी एविडेंस भी दी, तस्वीरें दी, वीडियोस दी जो वहां हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे। पहला ये आ गया। अब दूसरा ये है कि जब सरगोदा की अदालत ने, जो जज अब्बास हैं, उन्होंने जो ये गवाही है, जो ये साजिश का इल्जाम है, ये जो गवाही दे रहे थे पुलिस के एहलकार, उस गवाही को और जो उसके अंदर एविडेंस पेश की गई है, जो सबूत पेश किए गए, उसको उस फैसले के अंदर उन्होंने कहा कि ये फैब्रिकेटेड है और गवाही को भी उन्होंने मुस्तरद किया। तो जब 2 केसेस के अंदर तमाम लोगों को उसी गवाही की बुनियाद के ऊपर जो है वो बरियत दे दी गई, तो फिर नए जज जो ट्रांसफर करके नईम साहब लाए गए, उसके जरिए
उन तमाम लोगों को उस गवाही को भी एक्सेप्ट कर लिया गया और उस एविडेंस को भी एक्सेप्ट कर लिया गया, सजा दे दी गई। अब आइन का आर्टिकल 13 है कि जब आप किसी शख्स के एक बंदा एक दफा जो है एक जुर्म के अंदर एक दफा सजा हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि एक बंदे के ऊपर एक दफा उसको सजा हो जाए एक जुर्म के अंदर और फिर दूसरी दफा फिर उसका ट्रायल किया जाए। जैसा कि आप देख रहे थे कि सरगोदा के बाद फैसलाबाद के बाद लाहौर, तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सजाएं दी जा रही हैं। तो ये तमाम सारी जो सूरत हाल है इसके अंदर वाज़ेह नजर आ रही है कि किस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए वो बरी ज़िम्मा हो गए। आपके सामने परवेज कटक हैं, मुराद रास हैं, यहाँ इस्लाम पिंडी के जो फयाजुल हसन चौहान है, अंदलीब अब्बास जो वहाँ डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ गाड़ी के ऊपर मौजूद थी, उन तमाम लोगों को बरी कर दिया गया। अच्छा नहीं भाई, ये चीज़ें तो आगे नहीं सब ये चीज़ें तो हो गई, ये चीज़ें आ गई हैं सारी। आपसे पहले डिस्कस भी हो रही। कल बड़ा अहम केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, खान साहब के 9 मई के, क्या कल ही कोई फैसला मुतवक्के है? नोटिस होंगे? क्या चलेगा? देखें, इससे पिछली डेट के ऊपर सलमान अकरम साहब ने कहा कि सलमान सफदर नहीं है और आप मुझे सुन लीजिए, क्योंकि वो चाहते थे कि नोटिस हो जाएं और जो सुबह डेट लगी हुई है उसके ऊपर दलाइल हो जाएंगे। और उन्होंने उससे रिक्वेस्ट भी की कि शॉर्ट डेट दे दीजिए, लेकिन डेट भी लंबी दे दी गई। हालांकि 2 दिन के अंदर सलमान सफदर साहब आ रहे थे। अब सुबह नोटिस होंगे, फिर आगे मामला बढ़ेगा, जब दूसरी तरफ से फरीक आएगा फिर बहस होगी। तो एक सेट पैटर्न है जिसके तहत इन्होंने इमरान खान को जेल में रखना है। उसके लिए 9 मई के केसेस उनको इल्तवा किया जा रहा है, यानी जमानतों के अंदर। और दूसरा अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर वहां भी जमानत नहीं दी जा रही, केस ही नहीं फिक्स किया जा रहा है। जब फिक्स किया जाता है फिर आगे कर दिया जाता है। और जज साहब कहते हैं मैं नेक्स्ट वीक के अंदर कर लूंगा, तब भी नहीं फिक्स किया जाता। और तीसरी तरफ जब आपने सजाएं देनी हो तो चाहे कोट लखपत जेल हो, चाहे फैसलाबाद हो, चाहे सरगोदा हो, तो रात 12-12, 2-2 बजे तक ट्रायल जारी रहते हैं। अब तोशाखाना 2 का केस वहां जेल के अंदर है। आज वैसे समाअत होनी थी 9 मई के केसेस की, लेकिन वो 2 समातें जो हैं, चाहे तोशाखाना हो या चाहे 9 मई हो, उनमें समातें इस वजह से मुलतवी की जा रही हैं कि इमरान खान का पैगाम ना पाया है। तो एक फिक्स मैच है कि जब उनकी बेल जो है चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर 9 मई की हो या अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर हो, वो बेलों की तरफ। क्या आपके लोग, जो साकिब साहब ने सवाल किया था, क्या आपके लोग जो है सरेंडर करने जा रहे हैं जिनको सजाएं हुई हैं? देखिए, हमारे लोग जो हैं वो उन्होंने पहले पेशावर हाई कोर्ट के अंदर सरेंडर किया है, वहां से बेल ली। और आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब जब सजा याफ्ता थे, इश्तिहारी थे, तो उनको लंदन में बैठ के पाकिस्तान के अंदर जमानत मिल गई थी और वो प्रोटोकॉल के साथ आए भी, बायोमेट्रिक भी गया वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर, और जलसे के अंदर भी जाकर उन्होंने तकरीर की। और उसके बाद जिस तरह आपने देखा कि वहाँ हाई कोर्ट में पेश होते हैं और उन्हें क्लीन चिट दे दी जाती है, नैब जाकर गवाही दे देता है कि कोई हमें इसके खिलाफ आगे प्रोसीड नहीं करना, तो लिहाजा बेशक बरी करना है तो कर दें। तो वहाँ अगर आपने तस्लीम कर लिया तो यहाँ प्रोटेक्टिव बेल ली हुई है, क्यों नहीं आप अपीलें फिक्स करें? जब उनकी बेल हुई है, उन्होंने सरेंडर तो ऑलरेडी किया हुआ है। सिर्फ मकसद क्या है कि उनकी गिरफ्तारी डाली जाए, और जो एक अना है, जो एक जिद है, या जो पीछे से एक गुस्सा है, उस गुस्से को ठंडा करने के लिए गिरफ्तारी मतलूब की जा रही है, ताकि उनको जेल में डाल के और फिर आगे बढ़ा जाए। फिर वो कमेटी डालने वाली बात ही है, फिर मामला आगे लटका जाएगा। कितना लटकता है वो आपको सामने ही है, बाकी केसेस का भी आपको ये बताएं कि ये एक तो गिरफ्तारी वाला मामला जो है वो जो अक्यूज हैं, जिन पे जो सजा याफ्ता हैं, वो उनको अपील दायर करने या अपील एंटरटेन करवाने के लिए सरेंडर तो करना पड़ेगा। तो उस एंगल को आप कैसे देख रहे हैं कि दूसरी तरफ तो चलें किसी की अना या जो भी मामलात हैं, लेकिन अक्यूज के हक में भी बेहतर जाता है कि उसकी अपील एंटरटेन हो सकता है वो अदालत जो है वो देखे और ये कहे कि बादियों नज़र में इनकी 10 साल की सज़ा भी जल्दी मुअत्तल हो सकती है मुमकिना तौर पर। तो एक तो इस पे बात करें, दूसरा ये बताएं कि ये कोई फ़ैसला हुआ PTI का इंटरनली के स्पीकर जो अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली में, सेनेट में, पंजाब असम्बली में, फिर अब आलिया हमज़ा चली गई, उनको भी सज़ा हो गई, तो इनकी चारों की जगह कौन रिप्लेसमेंट आ रही है? देखें, पहली जो बात आपने की है सरेंडर की, मैंने उस पर तफसीली साकिब भाई गुफ्तगू की, और जहाँ तक बात है कि फिर फाइनली सरेंडर करने की ज़रूरत पड़ी तो वो सरेंडर भी कर देंगे, क्योंकि पहले भी पेशावर हाई कोर्ट के अंदर सरेंडर किया गया है। और अदालत को चाहिए था कि कानून जो होता है वो लोगों की आसानी के लिए होता है, उनको इंसाफ फराहम करने के लिए होता है। ये नहीं होता कि बंदूक की नोक के ऊपर आप अपनी मर्जी के फैसले करें।
दूसरी बात ये नहीं है भाई, वो कि सरेंडर जहां का मतलब ये होता है कि मुतलका हाई कोर्ट सरेंडर और उनकी गिरफ्तारी और वो मामला है। मेरे ख्याल में जो उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में सरेंडर किया वो उनकी प्रोटेक्टिव बेल थी कि 2-4 रोज के लिए वो देखिए वो प्रोटेक्टिव बिल्कुल बेल थी, बिल्कुल प्रोटेक्टिव बेल थी, लेकिन जब वो वहाँ हाई कोर्ट के अंदर पेश होंगे तो उसके बाद उन्हें धर लिया जाएगा। और जहाँ अपीलें दायर हो गई हैं और उनको जो है उनकी तरफ से जो है वो देखिए, इस्लामाबाद के अंदर तो इशू ये था ना कि बायोमेट्रिक यहाँ होता है, लाहौर के अंदर बायोमेट्रिक वाला इशू नहीं होता। वहाँ सिंपली आप पटिशन दायर कर देते हैं, वहाँ ये नहीं होता कि आप जाकर बायोमेट्रिक करेंगे तो आपकी पटिशन एंटरटेन होगी, तो वहाँ ये सूरत हाल हुई। लेकिन दूसरा सवाल, सारी चीज के अंदर दूसरे सवाल का बता दें। जी जी, रिप्लेसमेंट। देखिए दूसरा जो है वो ये है कि जो अपोजिशन लीडरान है, देखिए हमारी गुफ्तगू बिल्कुल इस पे हो रही है और हमने क्योंकि जो उस नोटिफिकेशन है उसको चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट के अंदर और अदालत ने उसके अंदर तमाम कार्रवाई को रोक दिया, यानी इस नोटिफिकेशन के बाद जो होगी। तो असेंबली के अंदर जो नोटिफिकेशन निकाला गया या सेनेट के अंदर जो नोटिफिकेशन निकाला गया, वो दोनों के दोनों जितने भी नोटिफिकेशन निकाले गए वो इलीगल हैं, वो गैर आईनी हैं, गैर कानूनी है, क्योंकि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो उस नोटिफिकेशन के ऊपर जब तनाज़ा आ गया तो उस तनाज़े को हल तो अब होने दें। हमारी अपीलें जो हैं अभी पेंडिंग है, इलेक्शन कमीशन ने इधर 63(1)H के तहत डिस्क्वालिफिकेशन कर दी। हमारे केस के अंदर स्टे अभी पेशावर हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है, वहाँ असेंबली के अंदर और सेनेट के अंदर जल्दी है कि ठीक है, ओपोजिशन की जानिब से यानी कोई नया नाम नहीं दिया जाएगा ओपोजिशन लीडर के लिए। पंजोता साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मुझे राना अजीम साहब और साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।